गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को साझेदारी सामान्य लेखे की थ्योरी बताई थी, जिसमें साझेदारी क्या होती है, साझेदारी किसे कहते हैं, साझेदारी की विशेषताएं और साझेदारी संलेख किसे कहते हैं, उसकी विषय सामग्री, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम आदि के बारे में मैंने आपको बताया था। अब चूंकि इस चैप्टर की थ्योरी हम लोग लगभग पूरी पढ़ चुके हैं, तो अब हम इसके संख्यात्मक प्रश्नों यानी गणितीय समस्याओं, लेखांकन समस्याओं की ओर हम जाएंगे। साझेदारी में क्या क्या लेखांकन लेखा कार्य किया जाता है, कौन कौन से खाते बनते हैं, कौन कौन से पुस्तकें रखी जाती है, उसको समझने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि साझेदारी में सबसे महत्वपूर्ण खाता होता है लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता या लाभ हानि वितरण खाता या लाभ हानि समायोजन खाता, और अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले वर्ष के अंत में, वर्ष के अंतिम दिवसों में लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है? देखिए, साझेदारी व्यवसाय से होने वाले लाभ को साझेदारों में वितरित करने के लिए, विभाजित करने के लिए, बांटने के लिए, लाभ या हानि भी हो सकती है, उसका विभाजन करने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। ये वर्ष के अंतिम दिवसों में यानी 31 मार्च या 31 दिसंबर को बनाया जाता है। इसके बाद लाभ हानि नियोजन खाता बन जाने के बाद इसमें क्या क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, इस पर चर्चा भी करूंगा मैं थोड़ी देर में। लाभ हानि नियोजन खाता बन जाने के बाद में साझेदारों के पूंजी खाते बनाए जाते हैं। साझेदारों के पूंजी खाते दो पद्धति से बनते हैं, दो मेथड से बनते हैं। पहला है स्थायी पूंजी पद्धति से, जिसमें स्थायी पूंजी खाता और उसके साथ में साझेदारों के चालू खाते बनाए जाते हैं। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, यहाँ पर स्थायी पूंजी खाता ऐसा पूंजी खाता जिसमें साझेदारों की पूंजी स्थिर रहती है, अचल रहती है, स्थायी रहती है, फिक्स्ड रहती है। ऐसे पूंजी खाते को स्थायी पूंजी खाता कहते हैं। इसमें सिर्फ साझेदारों की पूंजी का प्रारंभिक शेष और डेबिट से प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष लिखा जाता है। इसके अलावा अन्य किसी मद का लेखा स्थायी पूंजी खाते में नहीं किया जाता। और इसके साथ कंपलसरी अनिवार्य रूप से बनता है साझेदारों के पूंजी खाते, करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। साझेदारों से संबंधित अन्य सभी मदें, चाहे वो पूंजी पर ब्याज हो, चाहे आहरण पर ब्याज हो, चाहे आहरण हो, चाहे वेतन उन्हें दिया जाने वाला वेतन, उन्हें दिया जाने वाला कमीशन या शुद्ध लाभ हानि का बंटवारा, विभाजन इत्यादि तमाम मदें साझेदारों के चालू खाते में लिखी जाती है। तो यदि फर्म में स्थायी पूंजी पद्धति से पूंजी खाते बनाए जा रहे हो तो साझेदारों का स्थायी पूंजी खाता और उसके साथ में चालू खाते बनते हैं, चाहे प्रश्न में इसके बारे में कुछ अलग से कहा गया हो या न कहा गया हो। यदि प्रश्न में कहा गया है कि स्थायी पूंजी खाता बनाइए, तो स्थायी पूंजी खाते के साथ में चालू खाते बनेंगे ही। दूसरी पद्धति पूंजी खाते बनाने की है परिवर्तनशील पूंजी खाता। इसे चल पूंजी खाता या अस्थायी या अस्थिर पूंजी खाता भी कहते हैं। इस पूंजी खाते में क्या है, इसको परिवर्तनशील पूंजी खाता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें साझेदारों की प्रारंभिक पूंजी लिखने के बाद साझेदारों से संबंधित तमाम मदों का लेखा भी किया जाता है, जैसे आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, शुद्ध लाभ हानि इत्यादि का लेखा भी पूंजी खाते में ही किया जाता है। जिस वजह से पूंजी साल के अंत में परिवर्तित होकर कुछ और हो जाती है, या तो बढ़ जाती है या घट जाती है। पूंजी परिवर्तन होता है, इसमें प्रारंभिक पूंजी और अंतिम पूंजी में अंतर हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है, इसलिए परिवर्तनशील पूंजी खाता इसे कहते हैं। अस्थिर, अस्थायी या चल पूंजी खाता भी कहते हैं।
तो ये साझेदारी में जो लेखे होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया कि पहले लाभानी नियोजन खाता बनेगा, उसके बाद में पूंजी खाते बनेंगे। पूंजी खाते दो में से किसी एक मेथड से बनाए जाते हैं, स्थायी पूंजी पद्धति से या परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से। प्रश्न में यदि स्पष्ट रूप से कहा गया हो कि स्थायी पूंजी पद्धति से बनाइए तो फिर आपको स्थायी पूंजी पद्धति से बनाना है स्थायी पूंजी खाता और चालू खाते। और यदि प्रश्न में स्पष्ट रूप से कहा गया हो कि परिवर्तनशील पूंजी खाता बनाइए तो फिर आपको परिवर्तनशील पूंजी खाता बनाना है, स्थायी पूंजी खाता और चालू खाते बनाने की आवश्यकता नहीं। और यदि पूंजी खाते के बारे में स्पष्ट निर्देश न हो प्रश्न में तो फिर आपको परिवर्तनशील पूंजी खाता ही बनाना है। ठीक, अब लेखांकन के अंतर्गत, साझेदारी लेखांकन के अंतर्गत पहला खाता लाभानी नियोजन खाता या लाभानी वितरण खाता, लाभानी विभाजन खाता, लाभानी समायोजन खाता। ये कैसे बनता है इसका प्रारूप मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इसका फॉर्मेट मैंने लिख रखा है। पहले आप प्रारूप को समझ लीजिए। आपकी पुस्तकों में ये अंग्रेजी में दिया हुआ है, इंग्लिश में दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ हिंदी वर्जन उसका बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जब हम संख्यात्मक प्रश्न करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हल करेंगे, तब हमको ये प्रारूप की आवश्यकता पड़ेगी, इसके अनुसार हम इसमें लेखा करेंगे। देखिए, जब हमको प्रश्न में लाभानी नियोजन खाता बनाने के लिए दिया गया और हम लाभानी नियोजन खाता बना रहे हैं तो सबसे पहले प्रश्न से हमको सकल लाभ इसके क्रेडिट में लिखना है। प्रश्न में आपको कुल लाभ, सकल लाभ या लाभ के नाम से अमाउंट दिया होगा, राशि दी होगी, उसको आपको क्रेडिट में लिखना है सकल लाभ के नाम से। मान लो अगर सकल हानि दी हो तो डेबिट में लिखना है, पर चूंकि लगभग 100% प्रश्नों में सकल लाभ ही दिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर केवल सकल लाभ क्रेडिट साइड दर्शाया है, दिखाया है। उसके बाद अगर प्रश्न में आपसे कहा गया हो कि साझेदारों को पूंजी पर कितना प्रतिशत ब्याज दिया जाता है, साझेदारों की पूंजी ये है और उन्हें इतना प्रतिशत पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, तो पूंजी पर ब्याज का लेखा लाभानी नियोजन खाते के डेबिट साइड होगा, पूंजी पर ब्याज से। अगर मान लो मेरे यहाँ 3 पार्टनर लिए हैं ए बी सी, 3 साझेदार हैं फर्म में, तो तीनों की अलग अलग पूंजी पर ब्याज निकाल करके यहाँ लिखना है और जोड़ करके कुल ब्याज राशि के कॉलम में लिखना है। पूंजी पर ब्याज से डेबिट साइड, मान लो 3 पार्टनर है ए बी सी, तो तीनों की पूंजी पर अलग अलग ब्याज निकालना है, उसे अंदर लिखना है और उनका योग राशि के कॉलम में लिखना है। अगर प्रश्न में साझेदारों के आहरण पर ब्याज के विषय में भी कहा गया हो कि साझेदारों ने इतना रुपया आहरण किया और उस पर इतना प्रतिशत ब्याज लगाया जाता है, अर्थात साझेदारों के आहरण पर ब्याज इतना रुपया हुआ, तो आहरण पर ब्याज लाभानी नियोजन के क्रेडिट साइड लिखा जाता है। मान लो 3 पार्टनर एबीसी, तो तीनों के अलग अलग आहरण पर ब्याज की राशि और उनका योग राशि के कॉलम में। तो पूंजी पर ब्याज, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज डेबिट में, आहरण पर ब्याज क्रेडिट में। इसके बाद अगर किसी साझेदार को वेतन देने की बात कही गई है कि मान लो ए को वेतन देने की बात की गई है, तो उसे डेबिट साइड लिखते हैं वेतन खाते से। देखो यहाँ लिखा हुआ है, मैंने बताया कि ए को वेतन दिया जाता है तो ए, अगर बी को दिया जाता है बी, ए बी दोनों को दिया जाता है तो दोनों का नाम लिख के दोनों का वेतन की राशि, वार्षिक वेतन लिखना है। अगर मासिक वेतन दिया है, मंथली सैलरी दी है, तो उसको वार्षिक में परिवर्तित करके यहाँ वार्षिक वेतन लिखना है। अगर किसी साझेदार ने फर्म को ऋण के रूप में, लोन के रूप में पैसा दे रखा है, मान लो ए ने फर्म को ऋण के रूप में, लोन के रूप में कुछ पैसा दे रखा है और उस पर उसे ब्याज देने की बात की जाती है, तो साझेदार के ऋण पर ब्याज की राशि भी डेबिट साइड आएगी। इसके बाद अगर किसी साझेदार को कमीशन दिया जाता है, उसके कार्यों के बदले उसे कमीशन दिया जाता है, प्रश्न में ऐसा कहा गया है, तो भी डेबिट में आएगा कमीशन खाते से। मैंने यहाँ बताया कि बी को कमीशन दिया जाता है, तो ब्रैकेट में बी लिखना है। उसके बाद अन्य कोई अलिखित व्यय या कोई प्रावधान, कोई संचय, मूल्यह्रास वगैरह के बारे में प्रश्न में कहा गया हो, तो ऐसा व्यय, ऐसा अलिखित प्रावधान डेबिट साइड आएगा। जैसे मान लो संपत्ति पर ह्रास है, मशीन पर ह्रास लगाना है, तो यहाँ पे मशीन पर ह्रास के नाम से आ जाएगा, या अशुद्ध ऋण संचय करना है तो अशुद्ध ऋण संचय के नाम से आ जाएगा। अन्य कोई अलिखित व्यय या प्रावधान।
यदि मान लो माल का आहरण किया गया है किसी सहायता के द्वारा और अगर उसका लेखा नहीं हो पाया है तो ऐसा माल का आहरण क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जितनी बातें मैंने लिखी है उसमें कुछ चीजें लगभग हर प्रश्न में आती हैं। यहाँ मैं राइट कर रहा हूं। सकल लाभ हर प्रश्न में आपको दिया रहेगा, पूंजी पर ब्याज लगभग हर प्रश्न में रहेगा, वेतन लगभग हर प्रश्न में रहेगा, आहरण पर ब्याज लगभग हर प्रश्न में रहेगा। इतने आइटम लिख देने के बाद यानी सकल लाभ, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, साझेदार के ऋण पर ब्याज, साझेदार को वेतन, कमीशन, कोई अन्य अलिखित व्यय या प्रावधान, माल का आहरण, इतना आइटम लिख देने के बाद हम देखेंगे कि इस लाभनी नियोजन खाते का डेबिट पक्ष का अमाउंट ज्यादा है या क्रेडिट पक्ष का अमाउंट ज्यादा है। यदि क्रेडिट पक्ष का अमाउंट अधिक होता है और डेबिट का कम होता है, यानी क्रेडिट में से डेबिट माइनस किया जाता है, तो जो राशि निकल कर आएगी, जो फिगर निकल कर आएगा वह फर्म का शुद्ध लाभ होगा। क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट अधिक है डेबिट कम है तो शेष जो निकलेगा वो शुद्ध लाभ होगा फर्म का। और यदि इसके विपरीत काम हो, यानी डेबिट का योग अधिक हो, क्रेडिट का योग कम हो, तो शुद्ध हानि होगी। यदि मान लो क्रेडिट अधिक है डेबिट कम है तो जो अंतर निकलेगा वो शुद्ध लाभ कहलाएगा। वो साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, हस्तांतरित किया जाएगा बांट करके, साझेदारों में बांट करके, ए बी सी अगर 3 पार्टनर है तीनों में बांट के, जो अनुपात दिया गया हो या जिस प्रकार से विभाजन करने का प्रश्न में कहा गया हो उस अनुपात में। तो क्रेडिट माइनस डेबिट अर्थात शुद्ध लाभ विच इज ट्रांसफर इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, तो उसे डेबिट में लिखेंगे इस प्रकार से जैसे यहाँ पे लिखा हुआ। और अगर इसके विपरीत अगर शुद्ध हानि निकल रही हो अर्थात डेबिट अधिक हो क्रेडिट कम हो तो वो शुद्ध हानि कहलाएगी, उसे भी पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाएगा, लेकिन उसको लाभांश नियोजन के क्रेडिट में दर्शाया जाएगा और एबीसी में डिवाइड किया जाएगा। तो ये हो गया लाभनी नियोजन खाता। अब इसके बाद मैं आपको पूंजी खाते के प्रारूप बताने जा रहा हूँ, स्थायी पूंजी पद्धति से और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से।